Morning, child. Today we learn about the learning, intelligence, and motivation. First of all, we learn about intelligence, the meaning of intelligence, and the history of intelligence. Then we learn about the motivation. What is the meaning of motivation? How many type of motivation? How to motivate child in our classroom? Okay, तो आज हम बुद्धि, अभिप्रेरणा और सीखना के बारे में आपस में इनका जो संबंध क्या है, सीखने के दौरान अभिप्रेरणा और बुद्धि का क्या संबंध है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बच्चों के लिए सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चाइल्ड के लिए सीखना एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्योंकि उनका विकास बहुत कुछ सीखने पर ही निर्भर करता है। यानी कि जितना भी उनका डेवलपमेंट होता है, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे संवेगात्मक है, वो किस पर निर्भर करता है? सीखने पर निर्भर करता है। परंतु इसके साथ साथ प्रश्न ये भी उठता है कि सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के लिए क्या क्या जरूरी है। क्या सीखने के लिए कुछ आधारभूत क्षमताओं की आवश्यकता होती है, यानी कि कुछ क्षमताएं होनी चाहिए सीखने के लिए। क्या सीखने को बढ़ाया व घटाया रोका जा सकता है? आपने पहली इकाई में पढ़ ही चुके हैं, सीखने के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिपक्वता है, आयु है, अभिप्रेरणा है, समय है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम सबसे बड़ी बात, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो ही कारक यहाँ हम समझ पाएंगे। पहला तो है बुद्धि, दूसरा है अभिप्रेरणा। बुद्धि को कहते हैं इंटेलिजेंस, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन। समाज में बुद्धि को लेकर कई तरह के विचार हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है। व्यक्ति के विकास एवं सफलता में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी व्यक्ति का आज तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे संवेगात्मक, उसमें बुद्धि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज किसी न किसी रूप में रेखांकित करता आया है। कहा जाता है कि सीखने में बुद्धि का होना जरूरी है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता, बिना बुद्धि के कुछ भी नहीं सकता। इन मान्यताओं के साथ साथ बुद्धि के विषय में कई प्रश्न भी खड़े होते हैं, जैसे बुद्धि को मापा जा सकता है या नहीं। मापा जा सकता है तो किन साधनों के माध्यम से इसे मापा जा सकता है, किन साधनों के माध्यम से इसे घटाया जाए। क्या बुद्धि को आप जिस रूप में समझते हैं वह एक संकुचित धारणा है? सीखने को बुद्धि से जोड़ने के साथ साथ अभिप्रेरणा से भी जोड़ता है। यह माना जाता है कि अभिप्रेरणा भी बच्चे के लिए सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अभिप्रेरणा से संबंधित कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या अभिप्रेरणा के माध्यम से सब कुछ भी सिखाया जा सकता है? सीखने में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार देखी जा सकती है? इस यूनिट में जो सेकंड यूनिट है बच्चे और सीखना, उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि और अभिप्रेरणा की सीखने की संबंधित अवधारणाओं को समझना। सीखना, बुद्धि, अभिप्रेरणा में आपस में संबंध क्या है, इनका आपस में सीखना, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन और लर्निंग, इनमें आपस में कोरिलेशन क्या है। अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार के अवगत होना, टाइप ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को सीखने में बुद्धि प्रेरणा का मतलब समझकर अभिभावक को, शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बुद्धि की अवधारणा। बुद्धि की है क्या? बुद्धि को, अवधारणा को अंग्रेजी में कहते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज का अर्थ, यानी कि उसकी विस्तृत जानकारी। देखो, सलमा बहुत तेज है, पूरे जिले में अव्वल आई। सलमा बहुत तेज है, वो पूरे जिले में अव्वल आई। हरीश कितना होशियार है, उसने अपने काम निकाल लिया और सबको खुश कर दिया। देखो, हरीश कितना होशियार है, उसने अपना काम भी निकाल लिया और दूसरों को भी खुश कर दिया। अब देखो, इस गांव को ऐसा सरपंच चाहिए जो समझदार है। कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम इजीली। गौरव मूर्ख है, उसे ठीक से बातचीत करना भी नहीं आता। देखो, इनमें कई चीजें आ रही है, सिमिलियर कई चीजें संबंध है। पहले तो तेज, बुद्धि की उदाहरण किसे बताया? तेज को। फिर होशियार है, बुद्धि का सूचक है। फिर है सरपंच होना चाहिए, समझदार है, समझदार भी बुद्धि का प्रतीक है। कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी बुद्धि का प्रतीक है। मूर्ख है, ये भी इंटेलिजेंट का प्रतीक है। आगे हम पढ़ते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति है, मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता, ये भी बुद्धि की अवधारणा है। हम अक्सर अपनी बातचीत में किसी के लिए तेज, होशियार, समझदार, इंटेलिजेंट, बेवकूफ, मूर्ख जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। पर इन शब्दों को लेकर हमने शायद ही गंभीर चिंतन किया होगा। किसी व्यक्ति को हमने क्यों तेज कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम होशियार कहने का अर्थ क्या है, कोई इंटेलिजेंट या मूर्ख कहने का अर्थ क्या है। क्या जिसे हम होशियार और इंटेलिजेंट कहते हैं उसमें सब कामों में होशियार है? ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाने में होशियार है, चाकू चलाने वाला व्यक्ति तलवार चलाने में होशियार है, सुई चलाने वाला व्यक्ति जहाज चलाने में होशियार है। ये हो सकता है क्या? डॉक्टर है, वो इंजीनियर भी है, इंजीनियर है, वो कलाकार भी है, कलाकार है, वो साहित्यकार भी है, साहित्यकार है, वो चित्रकार भी है। ऐसा हो सकता है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आओ इसे समझें, बुद्धि है क्या। सबसे पहले बुद्धि को समझने के लिए एक्टिविटी संपन्न करवाऊंगा।
पहली एक्टिविटी क्या है, आप आस पड़ोस के 10 व्यक्तियों की सूची बनाएं। 10-5 आदमी हैं, उनकी सूची बनाएं और उनमें आप जिनको आप बुद्धिमान मानते हैं, 10 आदमी या 5 आदमी की सूची बनाएं जिन्हें आप बुद्धिमान मानते हो। पहले सूची बना कर लाना, उसको देखेंगे कल। फिर सूची बनाने के साथ साथ उन व्यक्ति की विशेषताएं, यानी जो बुद्धिमान आप जिसे मानते हो उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके कार्यों को भी देखो, वो किस प्रकार के कार्य करते हैं। आपने उनको बुद्धिमान मानना है, इस तालिका द्वारा प्रदर्शित भी करें। फिर यह विश्लेषण करेंगे कि क्या सभी व्यक्तियों में बुद्धि विशेषताएं एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, यानी वो जो आपने बुद्धिमान जिन व्यक्तियों को माने उनकी विशेषताएं एक जैसी है या डिफरेंट है, क्या अंतर है। पहले तो आप 5-10 व्यक्तियों की सूची बनाएंगे, फिर सूची में उन व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करेंगे, उनकी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे, फिर उनके बुद्धि संबंधी जो विशेषताएं हैं हर व्यक्ति की अलग अलग आई है, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस तो नहीं है, इस चीज का आप पता लगाएं। उपयुक्त गतिविधि का विश्लेषण करने में पाएंगे समाज में बुद्धि की अवधारणा के कई अर्थ है। जैसे वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो किसी अन्य की तुलना में अपने काम को अच्छे ढंग से कर सके, यानी बुद्धिमान व्यक्ति उसे मानते हैं जो एक ही काम को दूसरे की अपेक्षा अच्छे ढंग से करता है, उस व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, बुद्धिमान। जो आने वाली समस्याओं को उपयुक्त तरीकों से सुलझा दे, भविष्य में आने वाली समस्या है उसको बेटर टेक्निक से जो सुलझा रहे उसे हम क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। जिसकी शाब्दिक क्षमता अधिक हो, जिसकी बोलने की क्षमता अधिक है, उसे हम क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। जिससे सामाजिक व्यवहार कुशलता है उसे हम बुद्धिमान मानते हैं। बुद्धि के अर्थ को लेकर समाज में कई तरह की विचारधाराएं हैं। किसी दृष्टिकोण से कह सकते हैं गांव का किसान बड़ा बुद्धिमान है, यानी गांव में जो खेती करता है वह बड़ा बुद्धिमान है। कैसे बुद्धिमान है, अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो अपने खेतों में नवीन एवं उपयुक्त तकनीक अपनाकर अच्छी फसल उगाता है, ये एक तो नवीन तकनीक और उपयुक्त तकनीक उगाकर अच्छी फसल उगा, वह किसी भी दृष्टिकोण से भाषा और रहन सहन में कम बुद्धिमान माना जाता है। उसकी भाषा बड़ी विचित्र है, भाषा उसकी सही नहीं है इसलिए उसे कम बुद्धिमान भी माना जा सकता है, रहन सहन सही नहीं है इसलिए कम बुद्धिमान। इस तरह किसी की नजर में स्कूल न जाने वाले बच्चे की तुलना में स्कूल जाने वाले बच्चों को होशियार माना जाता है। तो ये है बुद्धि की धारणा या समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुद्धि को लेकर बातें चल रही है। बुद्धि को लेकर हमारे समाज में नई नई बातें नजर आती है। हमने देखा होगा कुछ विज्ञापनों में एडवर्टाइजमेंट आती है ना जो टीवी, उसमें देखा होगा आपने दिनचर्या में शामिल बुद्धि के अर्थ को जोड़ते हुए खाद्य पदार्थों के माध्यम से, ये खाद्य पदार्थ खाओगे यानी और लेग्स खाओगे तो आप जल्दी से बुद्धिमान हो जाओगे। ये कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी का है, थम्स अप का है या विदाम का है, इसको आप पियोगे तो बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसा आए दिन आप एडवर्टाइजमेंट में देखते। इन्हीं 2 विज्ञापनों का चयन करें, उनमें बुद्धि की अवधारणा किन किन बातों को उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है, इन उदाहरणों को एक पैराग्राफ पर उनका विश्लेषण करें। विश्लेषण के आधार पर अपनी कक्षा में एक परिचर्चा का आयोजन करवाएं। परिचर्चा के आयोजन है विश्लेषण के आधार पर एक परिचर्चा का आयोजन में निष्कर्ष के रूप में उपलब्धि करें। हर समाज में अपनी संस्कृति और कार्य के आधार पर बुद्धि को लेकर कुछ धारणाएं हैं, यानी हर समाज में बुद्धि को लेकर अलग डेफिनेशन है और उनकी कुछ धारणाएं जिसके आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया जा सकता है। ये शुरुआती तौर पर पढ़े। पहला तो हम बुद्धि की अवधारणा के ऐतिहासिक संदर्भ देखें। बुद्धि का इतिहास क्या है। देखो, व्यक्ति की बुद्धि और उसके विकास को समझने का प्रयास मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो सदियों से करते आ रहे हैं। सबसे संस्कृतियां इस बात को स्वीकार करती है कि बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तिगत तंत्र होता है, यानी एक व्यक्ति की बुद्धि है दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसको ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के अंत से ही बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि को मापने की शुरुआत हुआ। बुद्धि परीक्षण को मापने का इतिहास कहां से शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी से। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण पर कार्य कौन से देश में किया गया, यूरोप व अमेरिका में शुरू हुआ था। सबसे बुद्धि परीक्षण पहले कहां शुरू हुआ था, यूरोप व अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहां सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा की शुरुआत होगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका अर्थ था कि हर बच्चा अनिवार्य रूप से किसी न किसी निश्चित कक्षा तथा स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए। इसके कारण स्कूल में प्रवेश लेने कभी स्कूल वो बच्चे भी स्कूल में प्रवेश लेने लगे जो कभी स्कूल नहीं गए थे। बच्चों की कक्षागत विभिन्नताएं बहुत बढ़ने लगी। एक कक्षा में बच्चों को सीखने की गति में शिक्षकों द्वारा बारीक अंतर महसूस किया। एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उनकी सीखने की गति कईयों की तीव्र, कईयों की मंद और कईयों की सामान्य। इस कारण उन्हें ऐसे परीक्षणों की आवश्यकता महसूस हुई जिससे बच्चों को सीखने की क्षमता के आधार पर अलग अलग किया जा सके। यानी कि उस समय कक्षाओं का आकार बड़ा हो गया और प्रत्येक व्यक्ति को समझाना सफल नहीं था, इसलिए उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस, उनकी बुद्धि का मापन करना जरूरी हुआ। इसी ध्यान रखते हुए कुछ परीक्षण तैयार किए। सबसे पहले फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने और उसके सहयोगी साइमन द्वारा 1905 में विकसित पहला बुद्धि परीक्षण। एल्फ्रेड बिने और उसका सहयोगी साइमन बिने द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक प्रकार से कौन सा बुद्धि
बुद्धि परीक्षण था, सब व्यक्तिगत या सामूहिक? ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, जिसमें एक समय में एक ही बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। इसमें कुछ प्रश्नों को पूछा गया, उनका वो अगले पृष्ठ में दिया गया, मैं बाद में उनके बारे में डीपली समझाऊंगा आपको। अपने परीक्षण में उन्होंने पाया कि कम उम्र के तेज बच्चों के उत्तर बड़ों जैसे थे, यानी कि छोटी उम्र के बच्चों के उत्तर बड़े कक्षा के बच्चे हैं उनके जैसे थे। यानी कि 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने 10वीं का प्रश्न पत्र हल कर दिया, 5वीं पढ़ने वाले ने 7वीं का हल कर दिया। इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल डिफरेंस है, जिसके आधार पर उन्होंने बच्चों की मानसिक उम्र को जांचना शुरू किया। कई साल तक इस परीक्षण तो बहुत लोकप्रिय रहा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रतीत होने लगा कि इस परीक्षण में एक विशेष प्रवेश के बच्चे बेहतर करते हैं, यानी कि एक विशेष परिवार में रहे, एक विशेष प्रवेश में पढ़े हुए बच्चे ही बुद्धिमान साबित हुए। एक खास प्रवेश के बच्चे खराब प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जिनको अच्छा प्रवेश नहीं मिला उनकी बुद्धि क्या हुई, कम। यानी वो बच्चे भिन्न संस्कृति और आर्थिक प्रवेश से आए थे, इन परीक्षणों में कम अच्छा कर पाते हैं। यानी जो अलग संस्कृति और प्रवेश से आए थे वो इसमें बुद्धि परीक्षण में कम अंक प्राप्त करते थे। इस प्रकार से इस परीक्षण की शुरुआत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पर प्रश्न चिन्ह लगे, यानी बुद्धि की जांच करना था, बुद्धि की जांच सही रूप से नहीं हो पा रही है। विशेष परिवार और विशेष प्रवेश से आए बच्चों को उच्च अंक दिए जाते और निम्न परिवार से आए बच्चों को कम अंक दिए थे। इन परीक्षणों का उपयोग करने सिद्ध किया जाने लगा कुछ विशेष समुदाय या वर्ण से आए बच्चे जन्म से कम बुद्धि वाले होते हैं। इस धारणा ने न सिर्फ सामाजिक विभेद को बढ़ाया, उसका राजनीतिक फायदा भी उठाया। उदाहरण के तौर पर देखिए, कई देशों में गोरे और कालों के बीच में भेदभाव किया जाने लगा, गोरे और कालों के बीच में भेदभाव किया जाने लगा, उनके बारे में। तो इसमें क्या है, विश्लेषण पाया गोरे और कालों के बीच में भेद किया जाना। इस विरोध आंदोलन में सबसे पहले महान नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने जो दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन किया था उनमें थे। उन्होंने बताया गोरे और कालों के बीच में भेद। नेल्सन मंडेला इस नीति के अंतर्गत उस देश में गोरे और काले द्वारा किए जाए अधिकारों को दूर रखा गया, यानी गोरे लोगों को अधिकार दिए गए और काले लोगों को अधिकारों से दूर रखा गया। इसके विषय में आप पता लगाएंगे कि विश्लेषण करने पर आप पाएंगे यह सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि मनोचैतनिक लड़ाई थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमता को मापने की परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार मापन व कार्य क्षमता के आधार पर सौंपा जाना चाहिए। हमारे समाज में इस तरह से बुद्धि के आधार पर कई स्तरों पर विभाजित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी धारणा बना गई है कुछ जातियों में वर्ण के पास अधिक बुद्धि होती है, यानी ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा बुद्धि, शूद्र के पास उससे कम और वैश्य के पास उससे कम। वहीं कुछ जातियों के पास बहुत कम बुद्धि। इसके कारण हमारे समाज में किसी जाति द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ बताकर अन्य जातियों पर मत को थोपा जाता रहा। जातियों के बीच ऊंच नीच विभेदकारी नीति अंतर बना रहा। आगे इसको सारणी के द्वारा हमें अध्ययन करेंगे। थैंक यू।